नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं दिनांक 13 अगस्त 2021, विषय सामाजिक विज्ञान, वीडियो क्रमांक 9, पाठ 6 जनसंख्या। इससे पहले हमने पाठ 5 को पढ़ा, उसमें वन्य प्राणी और पादपों के बारे में हमने जाना था। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, वह पाठ है जनसंख्या। तो सर्वप्रथम मैं एक ऐसे विश्व की कल्पना करता हूँ जिस विश्व में मानव नहीं है। तो क्या उस विश्व का क्या स्वरूप होगा, ऐसा हम सब देखेंगे। तो स्वरूप है उसका एकदम ऐसा होगा कि उसमें कोई है ही नहीं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न मैं ऐसे करूंगा, तो यदि मनुष्य नहीं होगा तो उस समाज का, वहाँ का समाज और उस क्षेत्र का सांस्कृतिक निर्माण कौन करेगा? इन दोनों पहलुओं को निर्माण करने का कार्य करता है वह है मानव। समाज में, अर्थव्यवस्था में योगदान कौन देगा? मानव। समाज भी कब बनेगा? जब मनुष्य होगा। मनुष्य नहीं होगा, मानव नहीं होगा, तो समाज का भी निर्माण नहीं होगा, और समाज का निर्माण नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान है वो शून्य हो जाएगा। तो मनुष्य का इस विश्व में होना आवश्यक है। इसी प्रकार कोयला, जब तक मनुष्य नहीं था तब तक वो एक चट्टान था, चट्टान का टुकड़ा था। लेकिन मनुष्य ने अपने उस तकनीक का आविष्कार करके उस कोयले को संसाधन का रूप दिया। उसको उपयोग में लेने के लिए, उपयोग में कैसे लिया जाए, उस तकनीक का आविष्कार मनुष्य ने ही किया। तब जाकर वह एक संसाधन बना, नहीं तो एकमात्र कोयला है वो चट्टान ही था। तो मूल आधार, यदि इस पूरे विश्व का मूल आधार कौन है? मनुष्य। और मनुष्य है तो उसकी जनसंख्या भी होनी आवश्यक है। उसकी जनसंख्या मतलब उसकी जनगणना भी होनी आवश्यक है। संसाधन, आपदा और विनाश, ये तीनों वस्तु केवल मानव के लिए ही उपयुक्त है, दूसरों के लिए नहीं। संसाधन का उपयोग हम करते हैं। कोई आपदा आती है तो वह किसके ऊपर आती है? मानव के ऊपर ही आती है। तब जाकर उसका नाम आपदा या विनाश पड़ता है। जैसे प्राकृतिक घटना घटती है ना, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, बिजली का गिरना होता है, अत्यधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है अतिवृष्टि के कारण। तो ये सब आपदा कब बनेंगे? जब मनुष्य होगा तो उस वस्तु को अपन क्या नाम देंगे? आपदा। तो आपदा में और मनुष्य के विनाश में मानव आवश्यक है। मूल आधार है वो मनुष्य है। इसलिए हमको इस पाठ में ये जानना आवश्यक है कि लोगों की संख्या कितनी है, वे कहाँ निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका स्तर है, ये सभी इस अध्याय में हम जानेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमारे देश में पहली बार 1981 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना उसके बाद प्रति 10 वर्ष के समय अंतराल में के पश्चात प्रति 10 वर्ष के बाद होती रहती है। पहली है वो 1881 में पहली जनगणना हमारे देश में हुई थी। उसके बाद प्रति 10 वर्ष के बाद हमारे देश की जनगणना की जाती है। इस पाठ में हमारे पास 3 बिंदु है जिसके द्वारा हम इस जनसंख्या के प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रकरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। इसमें हम पढ़ेंगे लोगों की संख्या कितनी है, हमारे देश में कितने लोगों का
लोग हैं और उनकी संख्या कितनी है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वे कहाँ निवास करते हैं। अलग अलग प्रकार से है भारत में, तो वे कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में पहला बिंदु है, वह हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आकार को लेंगे। तो आकार में मार्च 2011, अभी 2021 में जनगणना वापस होने वाली है। ये आंकड़े अपने को प्राप्त होंगे तब अपन जनसंख्या का जब ये पाठ पढ़ेंगे तो 2021 की जनसंख्या के अनुसार पढ़ेंगे। और जो अब ये जो पाठ अपन जो पढ़ रहे हैं ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार ये आंकड़े अपने पास है। तो आकार में मार्च 2011 की जनसंख्या जब भारत की जनगणना हुई तो उसमें लगभग 121 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है। अब इस 121 करोड़ जो जनसंख्या है ये कुल विश्व का 17.5% भाग हमारे देश में लोग निवास करते हैं। पूरे विश्व के 17.5 लोग। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये जनसंख्या के हिसाब से हम 17.5% लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। ये 82.5% जो लोग हैं ये शेष विश्व के हैं, ये शेष विश्व के हैं, और 17.5 लोग हैं ये हमारे भारत के निवासी हैं। पूरे विश्व में 17.5% भारत के लोग हैं, 82.5% है वो शेष विश्व के हैं। क्षेत्रफल हमारा, तो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर रूप से असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित है मतलब सभी जगह एक जैसे संख्या में लोग नहीं रहते, अर्थात वे क्या है, असमान रूप से वितरित है। तो ये भी यहाँ पर ग्राफ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% अपने पास पूरे विश्व की जमीन है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात उसका प्रतिशत निकाला तो 2.4% हमारे पास भूभाग है, और शेष विश्व है वो 97.6%। ये हमारा भारत है और ये ऊपर वाला है वो शेष विश्व। ये दोनों ग्राफ। अब जैसे जो क्षेत्रफल है ये ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, उल्टा घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। 2091 में भी यदि जनसंख्या होगी तो यही क्षेत्रफल रहने वाला है, लेकिन यहां पर यह बढ़ेगा। इसका ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये वृद्धि का कारण है ना। क्षेत्रफल यानी जो भूभाग है वो स्थिर है, जनसंख्या है वो अस्थिर है, इसलिए वह बढ़ेगा और यह स्थिर ही रहेगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवासरत है। कुल भारत की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवासरत है। कितनी? 16%। अब अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा राजस्थान है वो सबसे बड़ा है। जमीन के हिसाब से, भूभाग से के हिसाब से हमारा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा है। इसकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में से 5.5% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बड़े हैं और जनसंख्या के हिसाब से हमारा प्रतिशत है वो 5.5, यानी कि हमारा जनसंख्या के हिसाब से देश में 8वां स्थान है। ठीक है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर कुल भारत की आधी आबादी रहती है। वो 5 राज्य मैं आपको गिनाता हूं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र,
तीसरा बिहार, चौथा पश्चिमी बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में 16% आबादी रहती है। अपन ने बताया ना कि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो वहां पर कुल भारत की 16% आबादी है वो उत्तर प्रदेश में निवासरत है, 9% है वो महाराष्ट्र में है, 9% बिहार में है, 8% पश्चिमी बंगाल में है और 7% है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसा करके हम जब इनको जोड़ेंगे तो 16% उत्तर प्रदेश की, फिर दूसरा महाराष्ट्र 9%, तीसरा बिहार 9%, फिर चौथा पश्चिमी बंगाल 8% और लास्ट आंध्र प्रदेश 7%। 16 9 25, 25 9 34, 34 8 42 और 7 49%। इन 5 राज्यों में हमारे देश की 49% जनसंख्या निवासरत है। यानी ऐसे 5 राज्य जहां पर भारत की आधी आबादी रहती है। सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान है वो है लक्षद्वीप, जहां मात्र 64,429 लोग रहते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला। तो ये तो था हमारा आकार की दृष्टि से हमने पढ़ा। अब दूसरा पॉइंट आता है घनत्व के आधार पर। तो घनत्व क्या होता है उसके बारे में उसकी परिभाषा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, तो इस जनसंख्या के घनत्व के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। ये 2011 की। इसमें राज्य के हिसाब से देखने जावे तो सबसे अधिक बिहार में 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में, कितने हैं, मात्र 17 लोग। सबसे अधिक बिहार में और सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो अब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, असमान रूप से वितरित है, तो उसका कारण क्या है? बिहार में अधिक है और अरुणाचल प्रदेश में कम है। तो उसका कारण ये है कि एक तो वहाँ पर समतल मैदान है, दूसरा उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है यानी कि वहाँ पर लोगों को कृषि करने का और खेती से उनको प्राप्त अधिक मात्रा में होगा तो वो वहाँ पर आसानी से रहेंगे। और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, पानी की उनको कमी नहीं है। अब खेती में किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। तो उनको पर्याप्त वर्षा भी मिल रही है, उपजाऊ मिट्टी भी मिल रही है और मैदान भी है वो समतल है, यानी आसानी से वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का कारण हो सकता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कम है, उसका कारण है पहला तो वहाँ पर पहाड़ी इलाका है जिसके कारण से, दूसरा कटे छटे एवं पथरीले भूभाग है। जो जमीन है वो कैसी है? कटी छटी है, पथरीली है, और पथरीली में खेती है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। फिर तीसरा मुख्य कारण मध्यम या कम बारिश होती है। बारिश यहाँ कम होती है, बिहार में है वो पर्याप्त बारिश है। चौथा है वो सिंचली व कम उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है और यहाँ पर है वो उपजाऊ मिट्टी है। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश का घनत्व कम है और बिहार का घनत्व है वो ज़्यादा है। तो ये अपन ने इस अध्याय का पहला बिंदु पढ़ा, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब जो दूसरा भाग इसी वीडियो का आएगा उसमें हम जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तन की प्रक्रिया, इस बिंदु को पढ़ेंगे कि वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, जनसंख्या कैसे में वृद्धि हुई, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, वो हम आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।